अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और सुप्रीम कोर्ट से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छा दिन निकला। और वो ऐसे कि परवेज इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी गई। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और उम्मीदवार भी हैं जिनको इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सनम जावेद और शौकत बसरा की हद तक केस अभी तक टेकअप नहीं हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद होगा। लेकिन इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में सब जब पीटीआई के केसेस की समाअत का आगाज हुआ तो वो कुछ यूं थे कि एक केस चीफ जस्टिस काजी फरीसा के पास था, जो कि आरिफ अब्बासी पिंडी के हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात लड़ रहे और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। और वो केस जो था वो चीफ जस्टिस काजी फरीसा की अदालत में था, जबकि बाकी तमाम केसेस जो थे वो दीगर दो अदालतों में थे, यानी परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही खुशाब से उम्मीदवार है उमर असलम। उनकी हद तक जो केस था वो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के पास था। और जो सनम जावेद और शौकत बसरा का केस है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के पास है। तो वो अभी टेकअप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन कमीशन हुकाम जो थे वो परवेज इलाही के केस में कोर्ट नंबर 3 में, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की कोर्ट है, उसमें मसरूफ थे। खैर वो बाद में होगा, लेकिन जो केसेस हुए उनसे मुतालिक बात करते हैं। परवेज इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी गई, लेकिन परवेज इलाही के वकला ने सिर्फ इंतखाबात लड़ने की जो इजाजत है वो PP-32 जो कि उनका हल्का बनता है गुजरात से सूबाई असम्बली के लिए, उसकी हद तक इंतखाबात की इजाजत मांगी थी। और बाकी जो हल्के थे कौमी असम्बली के, जिनसे कि परवेज इलाही ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उससे उनके वकला खुद ही दस्तबरदार हो गए। अदालत ने जिस हद तक उन्होंने प्रेस किया वो उनको रिलीफ दे दिया। और मुझे यकीन है कि अगर वो बाकी हल्कों पर भी इंतखाबात लड़ने के मामले की अदालत के सामने जो है वो उसको प्लीड करते, उसको प्रेस करते, तो अदालत उसकी इजाजत भी दे देती। खैर बारी बारी केस टू केस बात करते हैं। सबसे पहले उमर असलम का केस हुआ। उमर असलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जो कि अब आज़ाद हो चुके हैं। और उनके वकला ने आज सुबह के अदालत में बताया कि उमर असलम के ऊपर भी मुकदमात थे, उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने जो जमानत है वो हासिल कर ली है। और जमानत के बाद उनके कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए गए ये समझ नहीं आई। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम ऑब्जर्वेशन दी और इस जिमन में जो फैसला आएगा वो भी अहम होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कौन सा कानून है जो रोकता है किसी इश्तिहारी को या किसी मफरूर को कि वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आर्टिकल 17 का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 17 में भी नहीं दर्ज, वो भी कहता है कि आप इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। और उसके अलावा जो दीगर आर्टिकल्स हैं आइन के, जिनमें 62 और 63 हैं, उनकी भी झेली शिकों में जाएं तो उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f) का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62 के अंदर जो तमाम तर हैं मयारात हैं इंतखाबात लड़ने के लिए, जिन पर कि पूरा उतरना होता है उम्मीदवारों को, वो भी सेल्फ एग्जीक्यूशनरी नहीं है, यानी उनके अंदर खुद ही सजाएं नहीं है। 63 का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। और फिर 63 के अंदर भी दर्ज नहीं है कि अगर कोई शख्स जो है वो इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी में मफरूर साबित होता है तो फिर उस पर क्या पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। खैर इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो गए हैं, अब अगर आप किसी को इजाजत देंगे तो हम कैसे उस बात को उस चीज के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन तैयारी करेगा। तो उस पर जस्टिस अतर मनिल्ला ने वो बात कही जो शायद कल जो सनाउल्लाह मस्ती खेल का केस था उसमें चीफ जस्टिस नहीं कह सके थे। तो जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये कहा कि तो क्या हुआ कि अगर इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई का आगाज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अवाम को जो है वो जवाब दें और इंतखाबात साफ शफाफ कराए। जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एहतसाब अवाम को देना है, जवाब अवाम को देना है, ना कि जो मुखालिफ उम्मीदवार अपने मुखालिफ कैंडिडेट के पेपर चैलेंज कर रहे हैं उनको आपने जवाब देना। और फिर जस्टिस अतर मनिल्ला ने अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी। उन्होंने कहा कि जो इश्तिहारी से मुतालिक मामला है, अगर एक शख्स इश्तिहारी है भी तो अवाम को फैसला करने दे कि वो क्या है। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए नुमाइंदगी का हक रखते हैं। आर्टिकल 17 का हवाला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला ने आज बार बार दिया। और ये वो आर्टिकल 17 है जिसको चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने इंटर पार्टी इलेक्शंस के गुज़िश्ता रोज के आने वाले फैसले में भी सिर्फ रिप्रोड्यूस ही किया, उसके इफेक्ट को डिस्कस नहीं किया। और ये कह दिया कि जो पार्टी आइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ज्यादा मुकद्दम है मुल्क के आइन से। तो खैर ये एक जो है ना उसमें तासुर दिया गया। आज बैरिस्टर अली जफर जो कि उमर असलम के वकील थे, उन्होंने अदालत के सामने ये इजहार भी किया। उन्होंने कहा आपने हमें पार्टी सिंबल से महरूम कर दिया है, लेकिन हमें इंतखाबात में हिस्सा लेने के का हक दिया जाए। और फिर अदालत ने उमर असलम को इजाजत दी। उसके बाद परवेज इलाही का केस टेकअप हुआ। परवेज इलाही के जो मुखालिफ फरीकैन थे अदालत में मौजूद, मजे की बात यह है कि वो इंडिविजुअली आए थे, उनके अभी कोई वकील नहीं थे, लेकिन जब अदालत ने उन्हें 1 घंटे का वक्त दिया, यानी 10 बजे वक्त दिया कि आप 11 बजे आ जाए,
तो फिर वो एक वकील भी लेकर आ गए, और ये वो वकील है जो आजकल मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हमें दिफाई जो है वो मुआवनत करते भी दिखाई देते हैं। उसके अलावा अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। बड़े जो है वो तजिया निगार हैं आजकल वो हाफिज एहसान खोखर उनका नाम है। वो परवेज इलाही के मुखालिफ फरीक के वकील बन के अदालत में आए, और फिर अदालत ने जब परवेज इलाही का केस टेकअप किया तो परवेज इलाही के वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को ये बताया कि परवेज इलाही के खिलाफ जो स्क्रूटनी में उनके ऊपर जो इल्जामात थे, एक तो वो ये थे कि उन्होंने मुख्तलिफ हल्कों से जो है वो केसेस लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए, तो हर हल्के में एक नया बैंक अकाउंट नहीं खोला, और बैंक अकाउंट के से मुतालिक भी तफसील से बात हुई, और वो ये कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये है कि जो उम्मीदवार है उसको अपना बैंक अकाउंट खोलना होता है, लेकिन वो जो बैंक अकाउंट खोलने की शर्त है वो इसलिए है कि इलेक्शन के तमाम अखराजात उस बैंक अकाउंट से हो और वो रिटर्न जाहिर किए जाएं। अदालत का यानी जजेस का ये कहना था कि ये मतलब नहीं है बैंक अकाउंट खोलने का कि जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना है उसके लिए एक नया बैंक अकाउंट खोला जाए, जबकि मुखालिफ जो फरीक है उसका यही मौकिफ था, यानी हाफिज एहसान खोखर का मौकिफ ये था कि जो बैंक अकाउंट है वो अलग अलग खोलने चाहिए। खैर, अदालत इस पॉइंट के ऊपर जब जजमेंट देगी तो वो अच्छी होगी। उसके अलावा एक अहम पॉइंट ये आया कि परवेज इलाही के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन पर, उनकी अहलिया कैसरा इलाही पर और मोनिस इलाही पर, कि वो तीनों इसलिए इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है क्योंकि उनका एक 10 मरले का प्लॉट पंजाब में एक फालिया के मुकाम पे निकल आया, और इसके बारे में परवेज इलाही कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो पहले अदालत ने थोड़ा इस बात को मजाक में भी उड़ाया। जैसे जमाल मंदुखिल ने कहा कि आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि आपकी प्रॉपर्टी निकल आई, तो उस पर फैसल सिद्दीकी जो कि परवेज इलाही के वकील है उन्होंने कहा कि हम तो कहते हैं हुकूमत ने खुद ही प्रॉपर्टी निकाली है, एतराज भी उनको है तो रख भी वो लें। लेकिन खैर, जब ये पूछा गया कि मुखालिफ फरीक को कैसे पता कि परवेज इलाही की, क्योंकि परवेज इलाही की बहुत सारी जायदादें होंगी, वजीर आला रहे, हमेशा से सियासत में है, बड़ा खानदान है, तो एक 10 मरले की प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे फरीक को पता चल गया। तो उस पर जो है वो अदालत को ये बताया गया मुखालिफ फरीक के वकील की जानिब से कि हमें पटवारी के जरिए पता चला। तो जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि पटवारी तो हुकूमत ही होता है, तो क्या निगरान हुकूमत परवेज इलाही को इंतखाबात लड़ने नहीं देना चाहती? फिर जस्टिस अतर मनिल्ला ने यह कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का काम ये नहीं होता कि वो रखने डाले, रुकावटें डाले, बल्कि उसका काम फैसिलिटेशन है। उसका काम ये नहीं है कि वो स्क्रूटनी के मद में जो है वो अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जायदादों में से छोटी छोटी निटी ग्रिटीज निकाले, बल्कि उसने फैसिलिटेट करना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पॉइंट को मजीद इंडोर्स करते हुए कहा कि डी फ्रेंचाइज नहीं करना आपने लोगों को, यानी बाहर नहीं निकालना, बल्कि इन फ्रेंचाइज करना है, उनको इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए लोगों को मोटिवेट करना है। उसके अलावा जस्टिस अतर मनिल्ला ने एक अहम बात ये भी की जिसका वो पहले भी इजहार करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये इट्स वेरी स्ट्रेंज कि आपने, यानी बड़ी हैरत की बात है, अजीब बात है कि सिर्फ एक जमात को टारगेट करके, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करके ये तमाम तर जो है वो नॉमिनेशंस का मामला आ रहा है। अब देखिए, आज जितने केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में वो सारे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हद तक थे, किसी और पार्टी का तो कोई, यानी PMLN चले हम कहते हैं कि एक कोर जमात है, एस्टेब्लिशमेंट फेवर्ड, बाकी सारी जमातों के भी तो नहीं हो रहे कागजात नामजदगी मुस्तरद। तो अदालत ने भी इस पे हैरानगी का इजहार किया और बार बार आर्टिकल 17 का हवाला दिया जाता गया आज अदालत के अंदर। और उसके अलावा आखिर में अदालत ने इजाज़त दे दी परवेज इलाही को इंतखाबात लड़ने की उस हल्के में, गुजरात का एक हल्का है PP 32, जहाँ तक वो चाहते हैं कि वो इंतखाबात लड़े। अब इस केस के अलावा एक केस आज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत में भी था, और उसमें क्योंकि तासुर ये जाता है एकदम से कि शायद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत में केस था तो वहाँ पर इजाज़त नहीं मिली, और वाकई इजाज़त नहीं मिली PTI के फरीक को जो कि पिंडी से उम्मीदवार थे। और वो उनकी वजह कुछ ये बनी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि सारे उम्मीदवार हैं, उन पर केसेस तो बने हैं, तो ये जो फरीक थे जिनका केस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत में था, आरिफ अब्बासी, वो भी इश्तिहारी थे और उन्होंने किसी अदालत के सामने सरेंडर करके जमानत नहीं हासिल की थी, और फिर उनकी कुछ अनडिक्लेयर्ड लंदन की जायदादों का मामला भी था। वकील मुआवनत नहीं कर सके, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बरहम भी हुए। उन्होंने कहा कि हम PTI के केसेस फौरी फिक्स कर देते हैं, लेकिन आप उन केसेस को आगे प्लीड ही नहीं करते, उनमें आप हमें अदालत को सच ही नहीं बता रहे, सच बता दें तो हम फैसला कर देंगे। लेकिन जब वकील की जानिब से नहीं बताया जा सका तो फिर अदालत ने ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए आरिफ अब्बासी की जो दरख्वास्त थी, अपील थी, उसको मुस्तरद कर दिया। तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत से PTI को आज रिलीफ एक बार फिर नहीं मिला, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से मिल गया, और उम्मीद है कि सनम जावेद
और शौकत बसरा वाले केस में भी मिल जाएगा, क्योंकि सनम जावेद के मामले पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तलब कर रखा है और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। जब वो समाअत होगी उसका अहवाल भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन आज ये अहम केसेस थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने निपटा लिया है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।